तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये एक वन शॉट टाइप वीडियो होने वाला है। इसमें मैं पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ, और जो ये नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के वन शॉट वीडियो मैथ और साइंस के चैप्टर के लिए लाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन टूडे। यहाँ पे देखिए 118 एलिमेंट को हम आपको पता लगा पाए हैं। देयर आर मोर देन 90 मेटल्स, 22 नॉन मेटल्स एंड फ्यू आर मेटोलॉइड्स। तो यहाँ पे जो 90 हैं वो मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं, और जो बाकी बचे हैं वो मेटोलॉइड्स हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन और बेरियम। ये जो है वो मेटल हैं। और बाकी बात करें नॉन मेटल्स का, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बाकी जो है वो नॉन मेटल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो पहला प्रॉपर्टी है वो है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है वो एक्सेप्शन है, नहीं तो बाकी जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, उसके बाद डक्टाइल। डक्टाइल का एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की, इसका मतलब ये होता है कि ड्रॉन इनटू अ वायर, हम इसको पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल जो होता है वो डक्टाइल होता है। उसके बाद बात करें मेलिबल। मेलिबल का मतलब होता है बिटन इनटू अ थीन शीट, मतलब जैसे कोई भी मेटल है उसको हम पतले से शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एल्युमिनियम का जो शीट आती है तो वही होता है जो मेलिबल होता है, एल्युमिनियम का शीट। उसके बाद सोनरस। सोनरस एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि मेटल पर अगर हम बीट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे कि आपने जो घंटी देखी होगी स्कूल में या फिर जो मंदिरों में घंटी होती है, उसको जब हम लोग बजाते हैं तो आवाज निकालती है, वो इसी प्रॉपर्टी के वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लस्टरस। लस्टरस का मतलब होता है नेचुरल साइन। तो जो मेटल होता है ना, उसके पास एक अपनी चमक होती है, मतलब खुद की चमक होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो गोल्ड होता है वो चमकता रहता है, सिल्वर चमकता रहता है, ठीक है, एल्यूमिनियम भी चमकता है। आगे देखते हैं, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो जो इसमें अंडरलाइन कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके पास क्या होता है मेटल के पास कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। सीजियम एंड गैलियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, यहां पे ये एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब उनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, एक्सेप्ट लेड, मरकरी, ये जो है वो एक्सेप्शन है। विच आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर। सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर। देखिए जो मेटल होते हैं सिल्वर और कॉपर, इनको बेस्ट कंडक्टर बोला जाता है। ठीक, बेस्ट कंडक्टर की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। हैव हाई डेंसिटी, इनके पास हाई डेंसिटी होता है। उसके बाद सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विथ नाइफ, दे हैव लो डेंसिटी। जो सोडियम और पोटेशियम दो मेटल होते हैं जिनको कि नाइफ मतलब कि चाकू से भी काटा जा सकता है, इनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। अकर्स एज सॉलिड और गैस। ये देखिए ये दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, या तो सॉलिड में या गैस में। ब्रोमीन जो है वो एक्सेप्शन है, ब्रोमीन हमेशा लिक्विड में ही पाया जाता है। जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। ग्रेफाइट इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन, इज अ गुड कंडक्टर। जो ग्रेफाइट होता है एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, नॉन मेटल, तो ये एक नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन है जो कि गुड कंडक्टर है। और नॉन सोनरस की प्रॉपर्टी होती है इनमें, यानी कि इनको अगर आप बीट करेंगे तो इनमें साउंड कोई नहीं निकलेगा। उसके बाद
नॉन लस्टरस ओनली आयोडीन हैज लस्टर। लस्टर मतलब कि नेचुरल साइन, नॉन मेटल के पास नेचुरल साइन खुद की नहीं होती है, लेकिन आयोडीन जो होता है वो लस्टर की प्रॉपर्टी को शो करता है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाएगा ये। उसके बाद मेटल्स फॉर्म बेसिक्स ऑक्साइड। ये देखिए, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा हुआ था कि मेटल जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, जैसे कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइल नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एज इन एसिड रेन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहला जो है वो है रिएक्शन विथ एयर। मेटल्स कैन बर्न इन एयर, रिएक्ट और डोंट रिएक्ट विथ एयर। जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं कि हवा में बर्न होते हैं, या तो रिएक्ट भी हो सकते हैं या रिएक्ट नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मेटल है, इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया गया है, तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बन गया है। ठीक है, सम मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल एज दे रिएक्ट विग्रसली विथ एयर एंड कैचेज फायर। तो इसका मतलब ये है कि जो ये सोडियम और जो पोटेशियम मेटल होते हैं इनको केरोसिन ऑयल में, ये देखिए केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो मेटल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे ही ये एयर के संपर्क में आते हैं इनमें तुरंत आग लग जाती है, कैचेज फायर। ठीक है, सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और लेड रिएक्ट स्लोली विथ एयर एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये जितने भी मेटल होते हैं वो एयर के साथ बहुत ही स्लोली मतलब धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं और एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, मैग्नीशियम कैन ऑल्सो बर्न इन एयर। जो मैग्नीशियम होता है वो भी एयर में बर्न कर सकता है विथ अ वाइट डेजलिंग लाइट टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम होता है वो एयर में बर्न करता है, ये देखिए कलर दिया गया है, जब वो जलता है तो ऐसा वाइट डेजलिंग मतलब कि हल्का, जैसे वाइट जो होता है दूधिया कलर का जो वाइट होता है, ऐसा कलर ये प्रोड्यूस करता है और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि MgO का फॉर्मेशन कर लेता है। आयरन एंड कॉपर डोंट बर्न। जो आयरन और कॉपर होते हैं वो हवा के साथ बर्न नहीं होते हैं, बट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। व्हेन हीटेड आयरन फिलिंग्स बर्न व्हेन स्प्रिंकल्ड ओवर द फ्लेम। ठीक, उसके बाद देखते हैं मेटल्स लाइक सिल्वर प्लेटिनम एंड गोल्ड डोंट बर्न और रिएक्ट विथ एयर। ये जो मेटल होते हैं वो ना तो बर्न होते हैं और ना ही रिएक्ट होते हैं हवा के साथ। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, ये देखिए सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के सोडियम ऑक्साइड बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे देखिए ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि दोनों से, एसिड से एज वेल एज बेस से, दोनों से रिएक्ट होकर के सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक्सप्लेन इन एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे अल्मोनियम ऑक्साइड है, ठीक, और ये HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया, और ये देखिए यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन किया, उसके बाद वाटर का फॉर्मेशन किया। सेकेंड एग्जाम्पल है बेस से रिएक्ट किया और यहाँ पे बनाया सॉल्ट एंड यहाँ पे वाटर। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, तो हम वाटर का रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है। रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर सच एज Na एंड पोटेशियम। तो देखिए यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम ओनली। तो जैसे कि जो मेटल होते हैं जो कि केवल और केवल हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, उसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम। कोल्ड वाटर से रिएक्ट होने वाले का एग्जाम्पल है सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक, उसके बाद जो स्टीम यानी कि भाप, जो भाप से रिएक्ट होते हैं उनका एग्जाम्पल है आयरन और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, जैसे कि देखिए सोडियम को हम वाटर से रिएक्ट कराए हैं तो NaOH और यहाँ पे गैस बन गया हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सेम यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ किया गया है। ठीक है, इन केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम द मेटल स्टार्ट्स
फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग ऑन इट्स सरफेस। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्या होता है कि जो मेटल होता है वो तैरने लगता है, फ्लोटिंग करने लगता है ड्यू टू डबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस बनता है ना उसके साथ ये फ्लोट करने लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसका रिएक्शन दिया गया है, एल्यूमिनियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराए हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है और हाइड्रोजन बना है। ठीक है, तो इसी हाइड्रोजन की वजह से ये क्या करता है, फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट है ट्राई बैलेंसिंग दीज केमिकल इक्वेशंस योरसेल्फ। तो यहाँ पे दिया गया है कि आप इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें खुद से। ठीक है, तीसरा जो है, तीसरा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मेटल है, यहाँ पर डाइल्यूट एसिड है, इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस बाहर निकल जाएगा। तो मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जो मेटल होते हैं वो डाइल्यूट यानी कि ऐसे एसिड्स जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, उनको डाइल्यूट बनाया गया हो पानी मिक्स करके। तो डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए आयरन है, आयरन को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराए हैं तो क्या बन गया है, FeCl2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल गई है। सेम चीज किया गया है मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम के साथ। उसके बाद कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर डोंट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स। जो कॉपर होता है यानी कि Cu, मरकरी यानी कि Hg, मरकरी यानी कि Hg, सिल्वर यानी कि Ag डोंट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स। जो ये होते हैं मेटल वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पे जो मैग्नीशियम है इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराना है तो यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ पे इसका रिएक्शन हुआ है और हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल गया है। यही यहाँ पे बताया गया है हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल सॉल्ट। तो मेटल का रिएक्शन कराएंगे अदर मेटल के सॉल्ट से। तो यहाँ पे देखिए एक मेटल है, यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी है, तो यहाँ पे क्या बन गया है, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए और मेटल भी बाहर निकल गया है। तो ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। जितने भी मेटल्स होते हैं सारे वो बराबर रिएक्टिव नहीं होते हैं, मतलब कि कोई मेटल कम रिएक्ट होता है, कोई ज़्यादा रिएक्ट होता है। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी मेटल होते हैं वो बराबर रिएक्टिव नहीं होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं कुछ कम होते हैं। तो जो भी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, सॉल्यूशन से लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा करके उसके जगह पे खुद जा करके बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बी का सॉल्यूशन था, बी को हटा करके ए खुद बैठ गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है रिएक्टिविटी सीरीज इज द लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। ठीक, रिएक्टिविटी सीरीज इज द लिस्ट ऑफ मेटल्स। तो देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी का सीरीज दिया गया है, जितने भी मेटल हैं उनका कैसे वो रिएक्टिव है उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे एक लिस्ट दे दिया गया है। जैसे कि जो सबसे टॉप पे है वो मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा और जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रही है रिएक्टिविटी। तो देखिए सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद देख सकते हैं सबसे जो कम है वो क्या है, Au, मतलब कि गोल्ड है। A metal can displace all the metals from their compounds which are below or after in its series। तो देखिए जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, जैसे कि जो ये पोटेशियम है, पोटेशियम क्या करेगा कि अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है और उसको अपनी जगह पे जाके बैठ सकता है। उसके बाद बात करें जो सोडियम है, तो सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में उससे ऊपर है। लेकिन
अपने नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, उनको ये डिस्प्लेस कर सकता है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो सीरीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन दिया गया है आयरन का CuSO4 के साथ। तो देखिए आयरन जो है वो कॉपर को क्या किया है, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया है और उसको अपनी जगह पे बैठ गया और कॉपर बाहर निकल गया। उसके बाद जो जिंक है सेम रिएक्शन कराया गया है, उसने भी यहाँ पे कॉपर को रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पे अकेला कॉपर बच गया है। तो देखिए देखते हैं यहाँ पे जो आयरन है, तो आयरन जो है वो लिस्ट में कहाँ पे है, आयरन यहाँ पर है और कॉपर कहाँ स्टैंड कर रहा है, यहाँ पर। तो आयरन जो है वो ऊपर है, तो ऊपर का मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर दिया। सेम चीज जिंक के साथ है, जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर है, यानी कि नीचे जब आएंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी, तो कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल के बीच क्या हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो किसी भी एलिमेंट का जो रिएक्टिविटी होता है वो कैसे होता है कि वो वैलेंस शेल को कैसे फिल कर रहा है, ठीक है, कितना उसका टेंडेंसी है कि वो फिल कर पा रहा है। एटम्स ऑफ मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल टू फॉर्म कटायन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी मेटल है उसके जो एटम होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे वैलेंस शेल से और कटायन का फॉर्मेशन करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ए एक मेटल है, इसका एक एटम है, तो इसने क्या किया, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, ए पॉजिटिव बन गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एटम्स ऑफ नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल टू फॉर्म एनायंस। तो यहाँ पे सेम अगर कोई बी है नॉन मेटल, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो अब ये क्या बन गया, बी माइनस बन गया, ठीक। ऑपोजिटली चार्ज आयन अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड। जो ऑपोजिट चार्ज के आयंस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आर हेल्ड बाई द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्यों होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अट्रैक्शन के कारण, और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ देखने वाले हैं हम लोग MgCl2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इस मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन देख लें, 282 है, मतलब ये आउटर मोस्ट में 2 है, ठीक। और क्लोरीन का देख लें 287 है, मतलब कि यहाँ पे देखिए क्लोरीन मैग्नीशियम जो है वो क्या कर रहा है, मैग्नीशियम 2+ बना रहा है अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे करके, तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम आयन बन गया, ठीक है। उसके बाद जो क्लोरीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, गेन करके क्या बना रहा है, क्लोराइड आयन बना रहा है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो मैग्नीशियम है 2+, ये क्या करेगा कि ये यहाँ पे जो ये स्टार बना हुआ है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये देखिए यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना फॉर्मेशन बना लेगा। तो यहाँ पे MgCl2 का फॉर्मेशन हो गया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड के कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। तो जो पहला प्रॉपर्टी है, आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो इनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि इनमें इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है। जनरली soluble in water, insoluble in kerosene and petrol, conduct electricity in solution in molten state. In both cases free ion are formed and conduct electricity. तो जो कंडक्शन होता है वो क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं, दोनों ही केस में फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अकरेंस ऑफ मेटल्स की, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल। तो जो मिनरल होते हैं, मिनरल क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड अकरिंग नेचुरली आर मिनरल्स। तो एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड अकरिंग नेचुरली, जो ये मिनरल होते हैं वो क्या होते हैं कि कंपाउंड्स होते हैं एलिमेंट्स के जो कि नेचर के द्वारा अकर होते हैं, मतलब कि नेचुरली फाउंड होते हैं, नेचुरली पाया जाता है
ऐसे को मिनरल्स बोलते हैं। ओर्स क्या होते हैं? मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज एन ओर। तो यहाँ पे कहा गया कि ऐसे मिनरल जहां से मेटल को निकाला जा सकता हो प्रॉफिटेबली, मतलब कि प्रॉफिट होना चाहिए, जैसे कि ज़्यादा महंगा प्रोसेस ना हो मिनरल से मेटल को निकालने का, तो ऐसे क्या बोलेंगे हम? ओर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर। ठीक है, अब बात करते हैं मेटल्स एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज होगा, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर जनरली अकर इन फ्री स्टेट। तो जो भी लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, ये जो होते हैं वो फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं। बट कॉपर एंड सिल्वर ऑल्सो अकर इन सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर, लेकिन कॉपर और सिल्वर ऑक्साइड और सल्फाइड ओर में भी पाए जाते हैं। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जो बीच के मेटल हैं उस लिस्ट में, वो क्या होते हैं? ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आर वेरी रिएक्टिव एंड दस फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। तो ये जितने भी मेटल हैं, ये जो मेटल हैं ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, इसीलिए ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गैंज। ठीक है, ओर्स आर नेचुरली फाउंड मिक्स्ड इम्प्योरिटी लाइक सॉइल, सैंड्स एक्सेट्रा कॉल्ड गॉन्ज। तो गॉन्ज जो होता है, तो यहाँ पे ओर्स आर नेचुरली फाउंड मिक्स्ड इम्प्योरिटी, जो ओर होते हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं जिनमें की इम्प्योरिटी होती है, लाइक सॉइल हो गया, मिट्टी, और सैंड मतलब कि बालू हो गया। ऐसे ओर को क्या बोलते हैं हम? गैंज बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि गैंज जो होता है वो एक प्रकार का ओर होता है जो कि नेचुरली फाइंड किया जाता है, जिसमें कि इम्प्योरिटी होती है सॉइल, सैंड लाइक। ठीक है, द गैंज इज रिमूव्ड फ्रॉम दी ओर। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनसे कि गैंज को क्या करते हैं हम? ओर से रिमूव कर देते हैं और अपना मेटल निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? ठीक है, तो स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर। तो मेटलर्जी क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिससे कि स्टेप वाइज प्रोसेस होता है जिससे कि ओर से क्या होता है? मेटल को हम ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ठीक है, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इनरिच्ड ओर्स, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल। देखिए, सबसे पहले बात है इनरिचमेंट ऑफ ओर, मतलब कि हम ओर को लेंगे, उसके बाद उस इनरिच्ड ओर से मेटल को निकालेंगे, फिर रिफाइन करेंगे उसको प्योर मेटल में बनाने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं यहाँ पे प्रोसेस कितने सारे हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज, तो जितने भी उस रिएक्टिविटी लिस्ट के नीचे वाले मेटल थे उनको हम एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस उनका देखने वाले हैं फिलहाल। ठीक है, बाई हीटिंग द ओर्स इन एयर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, बाई हीटिंग द ओर्स इन एयर एट हाई टेम्परेचर। तो जो पहला प्रोसेस है वो क्या है कि हम ओर्स को हीट करेंगे एयर में एट हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर दे करके इसको हम हीट करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट है मरकरी फ्रॉम सिनेबर। तो देखिए यहाँ पे जो H2S है ना, सॉरी जो HGS है उसको हम क्या बोलेंगे? HGS क्या है? सिनेबर, सिनेबर है। ठीक है, ये एक और होता है जो कि मरकरी का होता है, उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट दे करके रिएक्ट कराए हैं। तो यहाँ पे मुझे HgO मिला और SO2 मिल गया। उसके बाद HgO को फिर से हीट कर रहा है तो मुझे ये मरकरी मिल गया और ऑक्सीजन बाहर चला गया। कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड, तो ये जो है ये क्या है? ये कॉपर सल्फाइड है, ये है। ठीक, यहाँ से हम कॉपर को निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको हीट कर रहे हैं हम, उसके बाद हमको यहाँ से दिस मिला है, उसके बाद जो इक्वेशन मुझे मिला है वहाँ से हम कॉपर ऑक्साइड उठाएंगे और उसके बाद फिर से उसको रिएक्ट कराएंगे हीट में, तो मुझे कॉपर मिल जाएगा और SO2 बाहर निकल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। तो जो बीच के मेटल होते हैं उनको कैसे हम बाहर निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। मेटल्स आर इजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड्स और thus सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ओर। तो जो ऑक्साइड्स ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना वो जो आसान होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे? पहले सल्फाइड और कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम वहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे।
तो पहला देखते हैं, मेटल और हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जिसको कि हम रोस्टिंग की प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेडनेस है, उसको हम हीट कर रहे हैं, तो जेडएनओ और SO2 मिला मुझे। मेटल्स आर हीटेड स्ट्रांगली इन लिमिटेड और नो सप्लाई ऑफ एयर, इसको क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन बोलेंगे। तो रोस्टिंग जो होता है, रोस्टिंग एक प्रोसेस होता है। इन दिस प्रोसेस मेटल्स और आर हीटेड स्ट्रांगली इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर। यहाँ पे एक्सेस जो है ये मार्केबल पॉइंट है। यहाँ पे जो प्रोसेस होता है इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर प्रोड्यूस करते हैं, हम देते हैं रिएक्शन के लिए। लेकिन जो कैल्सिनेशन होता है यहाँ पे या तो हम लिमिटेड देते हैं या तो फिर देते ही नहीं है। ठीक है। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब देखिए, अब दोनों केस में क्या हुआ है, दोनों केस में हमको मेटल ऑक्साइड तो मिल गया है, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे किसमें, कि हमको प्योर मेटल मिल पाए। तो पहला जो प्रोसेस है यूजिंग कोक, तो कोक एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। कोक मतलब कि कार्बन, ठीक। तो यहाँ पे जेडएनओ मतलब कि जिंक ऑक्साइड मिला हुआ है, इसको कार्बन के प्रेजेंस में हम हीट कर रहे हैं, तो मुझे क्या मिल गया, जेडएन मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल गया। तो यहाँ पे जो ये मेटल है वो मुझे एक्सट्रैक्ट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाईली रिएक्टिव मेटल्स like sodium, calcium and aluminium are used to displace metals of lower reactivity from their compounds। ठीक है। तो जो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको क्या किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट यूज किया जाता है, जो कि लोअर रिएक्टिविटी कंपाउंड को रिमूव कर पाए। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। MnO2 है, एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराए हैं, तो जो एल्युमिनियम है वो क्या किया है, इसको रिप्लेस कर दिया है और खुद अपनी जगह ले लिया। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम बाहर निकल गया। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे किया गया है। अब नेक्स्ट है, इन द अबव रिएक्शन मोल्टेन आयरन इज फॉर्म एंड इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स, दिस इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि मुझे मोल्टेन आयरन मिल रहा है, ये जो है वो मोल्टेन फॉर्म में है, और जो आयरन ये मिल रहा है इसको हम कहाँ यूज करते हैं, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। ठीक है। तो जो नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिंग मेटल एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, तो जो सबसे पहले में लिस्ट में आते हैं मेटल, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू इनको ऑब्टेन किया जा सकता है। सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टेन क्लोराइड। तो देखिए NaCl को हम क्या किए हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किए हैं, तो Na+ बाहर आ गया, Cl- बाहर आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैथोड के पास क्या रिएक्शन हुआ है, कैथोड जो Na+ है वो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन किया है और सोडियम बन गया है। वैसे ही 2Cl- क्या किया है, यहाँ पे Cl2 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करके बन गया है। ठीक है। अब बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ ओर्स। ठीक है। तो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ऑब्टेन्ड मेटल कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो जो भी इम्प्योरिटीज होता है मेटल में वो कैसे रिमूव किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू। कॉपर इज ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस मेथड, फॉलोइंग आर प्रेजेंट इनसाइड इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और जो ये डायग्राम है इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये डायग्राम बना करके यहाँ पर पॉइंट्स लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कोरोजन क्या होता है। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों टॉपिक है, कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन और एलॉय प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है। तो बात करते हैं कोरोजन क्या होता है। मेटल्स आर अटैक्ड बाय सबस्टेंसेस इन सराउंडिंग लाइक मॉइस्चर्स एंड एसिड्स। तो जो भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, सराउंडिंग में हमारे मॉइस्चर हैं और एसिड्स हैं, इनके द्वारा अटैक होते हैं उन पे, तो प्रोसेस क्या होता है, कोरोजन होता है। मतलब कि अगर किसी मेटल को आप बाहर छोड़ देते हैं ऐसे खुली आसमानों में, तो क्या होगा, उस पर मॉइस्चर का अटैक पड़ेगा, मतलब कि पानी पड़ेगी। ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। सिल्वर, इट रिएक्ट विथ सल्फर इनटू एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड एंड आर्टिकल्स बिकम ब्लैक। तो जो सिल्वर होता है, मतलब कि जो चांदी होता है, वो क्या करता है,
कि सल्फर जो कि हवा में है उससे रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड बना देता है, और जो बनता है वो ब्लैक होता है। आपने देखा होगा जो भी चांदी के सामान होते हैं, जैसे कि ज्वेलरी होती है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जो पायल होता है, तो पायल अगर ज़्यादा देर से कोई पहनता है तो क्या होता है कि वो काला पड़ जाता है। ठीक है, पायल क्या होता है, काला पड़ जाता है। तो वो काला क्या होता है, उस पर क्या होता है, सल्फाइड का रिएक्शन हो जाता है और जो बन जाता है वो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो काला पड़ जाता है। ठीक, कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड गेन्स अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। जो कॉपर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, कॉपर कार्बोनेट, और जो होता है उसका कलर वो ग्रीन हो जाता है। आयरन्स एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सबस्टांस कॉल्ड रस्ट। जो आयरन मतलब कि जो लोहा होता है वो ब्राउन फ्लैकी टाइप का बन जाता है, जिसको कि हम रस्ट बोलते हैं, हिंदी में जंग बोलते हैं उसको। बोथ आयरन एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन और मॉइस्चर दोनों से ही जंग लग सकता है आयरन में। ठीक, उसके बाद बात करें प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन को किस तरीके से बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता है कोरोजन को, देखिए यहाँ पे देखते हैं। पहला, रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजेशन, फ्रॉम पेंटिंग, प्लांटिंग, एनोडाइजिंग, मेकिंग ऑयल एलॉय। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं उनके द्वारा हम रस्टिंग ऑफ आयरन को बचा सकते हैं। जैसे कि आयरन पे पेंट कर दीजिए आप, आयरन पे ऑयल लगा दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए उसमें। गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जिंक की कोटिंग कर दी जाती है उस पर। ठीक है, उसके बाद इन गैल्वनाइजेशन आयरन और स्टील इज कोटेड विथ अ लेयर ऑफ जिंक बिकॉज जिंक इज प्रीफरेबली ऑक्सीडाइज्ड देन आयरन। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था गैल्वनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की कोटिंग कर जाती है, मतलब जिंक का एक लेयर उस पर, मान लीजिए आयरन का रॉड है, उस पर क्या करेंगे, जिंक का कोटिंग कर देंगे, मतलब कि उसको चढ़ा देंगे लेयर को। अब बात करते हैं एलॉय क्या होता है। दीज आर मिक्सचर ऑफ मेटल्स विथ मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो एलॉय होता है वो मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल्स का। ठीक है, एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो कार्बन में, अगर हम आयरन में कार्बन को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, वो हार्ड बन जाता है और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट जो मैंने टिक लगाया है। मरकरी इज एडेड टू अदर मेटल्स टू मेक अमलगम। अमलगम एक एलॉय होता है मरकरी का। ठीक है, ये ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एलॉय हैं। सिंपल सा पूछ सकता है कि ब्रास इज द एलॉय ऑफ, तो आपका आंसर करना होगा कॉपर और जिंक, और ब्रॉन्ज इज द एलॉय ऑफ कॉपर और टीन। तो दोनों कॉपर के ही एलॉय होते हैं, एक में जिंक होता है, एक में टीन होता है। इन ब्रास एंड ब्रॉन्ज मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लोअर देन द प्योर मेटल। ठीक है, अब शोल्डर क्या होता है, एलॉय ऑफ लेड एंड टीन हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर। तो ये जो एलॉय होते हैं लेड और टीन के, इनको जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो लो होती है, इसलिए इनको वेल्डिंग में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फुल चैप्टर है वो एंड होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा आने वाले अपने वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क के 2 मार्क के दिए गए हैं। आप इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप देखिए, जैसे कि डिफाइन एम्फोटेरिक क्या होता है, तो एम्फोटेरिक आपको पता है क्या होता है, नॉन मेटल विथ लक्चर आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको ट्राई करेंगे, और जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे उसको। जैसे यहाँ पे देखिए 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका PDF का जो लिंक है, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन का लिंक में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, धन्यवाद।